वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने केस स्टडीज भी कराया है इस चैनल पे। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है पहले उसको जाकर के देखिए। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम मई 2025 में है, और सभी बच्चे इसको जरूर देखें। और आज हम लोग जो करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट से हो, चाहे एलएलपी से हो। तो इस तरह से हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए बच्चे हम लोग एक बार इसको करते हैं। चलिए, आइए। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग एक बार ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आइए यहां पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि ट्रू और फॉल्स। आइए, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड। ऐसा बताया गया है कि एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के होते हैं वो ऑलवेज वॉइड होते हैं। आइए बच्चे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मुझे ये बताइए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने बताया था कि एज अ जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पर देखिए, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यहां पर यह बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का अगर होता है हम उसे वॉइड घोषित करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या है बच्चे? फॉल्स है। यानी एन एग्रीमेंट विदाउट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरली वॉइड बट इट इज अनएनफोर्सेबल। बच्चे, जब ये अनफोर्सेबल अनलेस इट इज फॉल्स अंडर, अगर ये किस कैटेगरीज में अगर फॉल करता है, यानी हम लोगों ने बात किया था सेक्शन 25 के अंदर, एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन, एक्सेप्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था, जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बारे में हमने बात करा था। पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का होना जरूरी है। यहां पर क्या होता है बच्चे? ये वॉइड माना जा सकता है। बट यहां पर देखो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरली वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन का है उसको आप वॉइड नहीं कहोगे, बट इट इज अनएनफोर्सेबल अनलेस इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन लाइक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। समझ में आ गया? हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे? तो कभी भी अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का होगा तो आप उसको वॉइड घोषित नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आइए, हमें ट्रू फॉल्स जो करना है रीजन के साथ बताना है बच्चे। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन विथ माइनर इज वैलिड। क्या एक माइनर के साथ, मैंने आपको बताया था जब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में हमने जब कराया तो मैंने बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ करते हो तो वॉइड एब इनिशियो कहलाता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि माइनर एक वो पर्सन होते हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है, 18 साल से एज कम होती है, तो उनके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड माना जाता है। बट यहां पर क्या बोला गया? क्या वैलिड माना जाएगा? तो नहीं बच्ची, ये क्या है? फॉल्स है, ध्यान रखेंगे। और अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर विथ अ माइनर इज वॉइड एज माइनर लैक द लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी माइनर के पास लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे, कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बच्चे समझिएगा यहां पर क्या कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहले हम लोग ये समझेंगे बच्चे कोर्सन का मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, पहले मैंने इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, अपलोड किया हुआ है, तो पहले उसको जाकर के देखें। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोर्शन क्या होता है। कोर्शन में फिजिकल प्रेशर होता है, जहां पर दबाव दिया जाता है, जहां पर डराया जाता है, धमकी दी जाती है, वहां पर कोर्शन होता है। कोर्शन इज अ फिजिकल प्रेशर। बट जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तब इट इज अ मेंटल प्रेशर, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कोर्शन में क्या होता है बच्चे, पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं होता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब तभी होगा पॉसिबल जब पार्टीज के बीच में मस्ट नियर एंड डियर का रिलेशनशिप होना जरूरी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, डॉक्टर एंड पेशेंट,
टीचर एंड स्टूडेंट, तो इनके बीच में क्या होते हैं बच्चे, एक रिलेशन बाउंड होती है, तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांसेस होती है। तो मैंने बताया कोर्सन इज अ फिजिकल प्रेशर, बट यहां पर बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ मेंटल प्रेशर। समझ आ रही है? तो आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे, इट इज अ फॉल्स, कोर्सन इन्वॉल्व्स फोर्स। यहां पर कोर्सन में फोर्स होता है, थ्रेट्स होता है ऑफ द फोर्स, वाइल अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है बच्चे, यूजिंग पावर ऑफ ट्रस्ट। बच्चे यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर पावर ऑफ ट्रस्ट इन्फ्लुएंस द अदर पार्टी डिसीजन अनफेयरली। बच्चे यहां पर जो एक पार्टी जो होते डोमिनेटिंग पार्टी होते हैं, दूसरे पार्टी जो होते वीकर पार्टी, वीकर के पार्टी के साथ गलत होती है, तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो नो, ये क्या है, फॉल्स है। यहां पर क्या होता है, कोर्सन में क्या होता है, फिजिकल प्रेशर होता है, जहां पर कमिट करी जाती है, जहां पर थ्रेट करी जाती है या फोर्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। यानी मैंने कहा कि आप अपना कार मुझे 50,000 में दे दो वरना आपको गोली मार दूंगा, तो इस कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, यानी मैं धमकी दे रहा हूं, मैं आपको डरा रहा हूं बच्चे, तो ये क्या फिजिकल प्रेशर है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, और यहां पर मैं आपके ट्रस्ट को, आपकी कॉन्फिडेंस को, यानी यहां पावर ऑफ ट्रस्ट की बात करी जाती है, जहां पर क्या किया जाता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ क्या करते हैं, अनफेयर तरीके से यहां पर एडवांटेजेस लेते हैं बच्चे। समझ में आ रही है, क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चे। उसके बाद आइए यहां पर हम लोग बात करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल। बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस बात का ध्यान रखेगा। आइए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, समझिएगा, कभी भी चाहे कोर्सन होगा, सेकंड में चाहे कोर्सन हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, आइए बच्चे, कभी भी अगर ऐसा केसेस बनता है, ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, कभी भी कोर्शन हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इन सभी केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड। तो यहां पर ध्यान रखिए, कभी भी कोर्शन होती है, कोर्सन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, चाहे यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, चाहे फ्रॉड होता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, इस केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बच्चे, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसके साथ गलत हुआ है बच्चे। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? मिस्टेक का सेपरेट पार्ट्स होता है उसका, क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए चलिए जी, तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चे, अब मिस रिप्रेजेंटेशन मैक्स द कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल, बिल्कुल सही बात है, जहां पर कोर्शन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इन केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है बच्चे, वर्डेबल बन जाता है। इस बात का ध्यान रखोगे। तो चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू ड्यू टू द मिसरिप्रेजेंटेशन इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी या पार्टी मिसलीड एज इट वॉज बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन। बच्चे एक बात का मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूं, एक होता फ्रॉड और एक होता मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड जो होता है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, मुझे पता है इसकी डिफेक्टिव क्वालिटीज का है, इसका क्वालिटीज में दम नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटीज का प्रोडक्ट है, यानी मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट सही है, बट फिर भी मैं इसको गलत बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड जब करते हैं तो सामने वाला का इंटेंशन होता है कि, उसका इंटेंशन होता है कि सामने वाले पार्टीज को हम धोखा दें। बट जब भी बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाती है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली तरीके से होती है, यानी जानबूझकर नहीं किया जाता है। ये प्रोडक्ट में डिफेक्टिव क्वालिटीज है छुपा हुआ, बट मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट खराब है, बट मुझे नहीं पता कि ये खराब है, मुझे पता है कि ये सही है, यानी मैं फैक्ट को छुपा नहीं रहा हूं, मुझे ही नहीं पता कि इसमें क्या डिफेक्ट है।
और उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंट फ्रॉड में क्या होता है, जानबूझकर किया जाता है, जब आपको पता है कि ये चीज गलत है फिर भी उसको आप सही बता रहे हो। यानी आपका हॉर्स है, मान लीजिए अगर वो सही नहीं है बट फिर भी उसके बारे में अच्छा बता रहे हो। बट यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चे, जो आपको लग रहा है सही वो है गलत, बट आपको लग रहा है, यानी आपकी गलती नहीं है, आप इनोसेंट हो। ये प्रोडक्ट खराब था, आपको नहीं पता, आपने इसको बेचा, आपने कहा बहुत अच्छा है, बट ये फैक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो इस कंडीशन में मिस रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे। तो कभी भी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों केसेस में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऊपर। क्या बात समझ में आ गया? चलिए, द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डेलीगेटेड। आइए इस बात को देखेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डेलीगेटेड। तो समझिएगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो दिस आंसर इज ट्रू, absolutely true. In most cases the performance can be delegated except where personal skills or trust is involved. बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका अगर यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, तो यहां पर क्या करेंगे, उसको क्या डिलीवर करेंगे। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को आप डिलीवर नहीं कर सकते, डेलीगेटेड नहीं कर सकते, यानी इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। जो आप कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता, जो या कोई और कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं बच्चे, तो जिनका पर्सनल नेचर की जब भी ट्रस्ट और स्किल्स की बात करी जाती है बच्चे, इसको कभी भी डेलीगेट नहीं किया जाता। इसीलिए एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ करके बाकी सभी चीजों को आप क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इन मोस्ट केसेस परफॉर्मेंस कैन बी डेलीगेटेड एक्सेप्ट वेयर पर्सनल स्किल्स और ट्रस्ट इज इन्वॉल्व। इसको छोड़कर बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये बातें मैंने जो बताया इसको ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में इससे सवाल आते हैं और आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट, फ्री कंसेंट। बच्चे फ्री कंसेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला कंसेंट, कंसेंट का मतलब सहमति। आपकी कंसेंट फ्री होना चाहिए, यानी आपका कंसेंट का मतलब आपका सहमति यहां पर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्री, तो आपका कंसेंट, आपकी सहमति फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम के साथ होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट का मतलब आपका कंसेंट किन चीजों से फ्री होना चाहिए, कोर्शन के थ्रू फ्री होना चाहिए, उसके बाद अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू फ्री होना चाहिए, और उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के थ्रू बच्चे यहां पर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्री कंसेंट, यानी कभी भी कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर फ्री नहीं है बच्चे, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट किसका हिस्सा बन जाता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। आइए, हाउ डज कोर्शन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से एक कोर्शन जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसी वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए बच्चे हम लोग समझते हैं, फ्री कंसेंट रेफर्स टू वॉलंटरी अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी फ्री कंसेंट रेफर्स टू the voluntary agreement of parties to a contract without any external pressure। बच्चे यहां पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया जाता है। कोर्शन where one party is forced to agree under duress make the contract is voidable at the option of कोर्शन पार्टीज। बिल्कुल सही बात है। तो फ्री कंसेंट रेफर्स टू वॉलंटरी अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। अपने मर्जी से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पर कोई प्रेशर नहीं दी जाती है। कोर्शन में क्या होता है, वेयर वन पार्टी इज फोर्स टू अग्री, यहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को फोर्स करता है, दबाव देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो। समझ में आ गई, क्लियर हो गया बच्चे? तो ये कोर्शन कहलाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग बच्चे। यहां पर मैंने केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बट एक बार यहां पर देखेंगे आप लोग। रोहित अग्रीज टू सेल हिज कार टू प्रिया ₹5 लाख बट रिफ्यूज टू डिलीवर इट। कैन प्रिया कैन शू फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। रोहित अग्रीज टू सेल हिज कार, रोहित ने यहां पर सेल करने की बात करा कार को, किसको, प्रिया को, 5 लाख में, बट रिफ्यूज टू डिलीवर इट। बट यहां पर क्या करा, समझिएगा, एक सेलर है एक बायर है। यहां पर देखिए रोहित ने क्या करा, ये सेलर है और प्रिया यहां पर बायर है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसने कहा कि मैं अपना कार सेल करूंगा, ठीक है,
बट डिलीवर नहीं करा। कैन प्रिया कैन शू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चे यहां पर क्या प्रिया जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकती है? यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली यस। प्रिया कैन शू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक relief act if monetary compensation is insufficient and subject of the contract the car is unique or not easily obtainable। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रिया कैन शो फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इफ द मॉनेटरी कंपनसेशन। बच्चे ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी कंपनसेशन इज इनसफिशिएंट, जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन कम पड़ जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी दैट इज अ कार इज अ यूनिक और नॉट इजिली ऑब्टेनेबल, जिसको इजिली तरीके से ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आई समझ में? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। आइए उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट। बच्चे मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये कौन क्रिएट करता है? लॉ। जैसे मान लो यहां पर मैं मान लीजिए मिस्टर रामलाल ने श्यामलाल को अकाउंट में पैसा भेजना था, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए यह सिंपल तरीके से मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, समझिए। यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पैसे भेजना था, बट गलती से किसी और के पास ये पैसा चला गया। लॉ कहता कि गलत तरीके से, अनजस्टिस तरीके से मैं किसी को अमीर नहीं बनने दूंगा। यानी जो गलती हुई है एक पार्टी से, यानी एक पार्टी की मिस्टेक की वजह से सामने वाला पार्टी जिसका फायदा नहीं उठा सकता है, हम उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बच्चे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो क्रिएट कौन करता है? लॉ करता है। लॉ कहता है कि जस्टिस तरीके से हम किसी को अमीर, अनजस्टिस तरीके से अन्याय करके हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एनवेलमेंट हमने करा रखा है बच्चे, बट फिर भी मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इलीगल कंसिडरेशन आर एनफोर्सेबल। समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इलीगल कंसिडरेशन आर एनफोर्सेबल बिल्कुल फॉल्स है बच्चे। अगर यहां पर इलीगल कंसिडरेशन नहीं होता, लीगल होता, तो ये इनफोर्सेबल होता। बट यहां पर ध्यान रखिए, इलीगल कंसिडरेशन जब इन्वॉल्व होता है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है बच्चे, एनफोर्सेबल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट विद इलीगल कंसिडरेशन आर नॉट एनफोर्सेबल एज दे वायोलेट द पब्लिक पॉलिसी और लॉ। बच्चे जब भी इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ जाती है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पब्लिक के अगेंस्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है? एनफोर्सेबल का हिस्सा नहीं बन सकता है। चलिए, व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्कस एनी टू टाइप्स विथ एग्जांपल। आइए, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय द लॉ। सही बात है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय द लॉ टू अवॉइड अनजस्टिस इनरेसमेंट इवन विदाउट फॉर्मल अग्रीमेंट। समझ में आ गया? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जो क्रिएट करी जाती है लॉ के द्वारा। ये क्या करना, अवॉइड करना चाह रही है? अनजस्टिस इन अरेंजमेंट, अन्याय करके किसी को अमीर बनने नहीं देना है, कानून का कहना ऐसा है। इवन विदाउट अ फॉर्मल अग्रीमेंट। क्लियर है बच्चे? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। यहां पर मैंने एग्जाम्पल की बात करा था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहां पर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो आइए, मैंने एक यहां पर बताया था व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस एनी टू टाइप्स विद एग्जांपल। हमें एग्जांपल के साथ बताना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्ची। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखिएगा। अ पर्सन रिसीविंग गुड्स बाय मिस्टेक। अगर कोई व्यक्ति अगर गुड्स को रिसीव कर रहा है मिस्टेक से एंड हैविंग टू पे फॉर देम, सेक्शन 72 कहता है बच्चे। ये किसका हिस्सा बनता है, किसका एग्जाम्पल है बच्चे? तो ये किसका है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। ध्यान रखेंगे इस बात का। हम लोग एग्जाम्पल 2 की बात करें बच्चे, तो अ पर्सन हु हैज पेड मनी फॉर अनदर बेनिफिट्स, सेक्शन 69। अगर एक व्यक्ति जो है पे कर रहा है यहां पर मनी, अनदर बेनिफिट्स, अ पर्सन हु हैज पेड मनी फॉर अनदर बेनिफिट्स, तो उसको ये रिस्टोरेशन कर सकता है, बेनिफिट्स को रिटर्न कर सकता है। चलिए बच्चे, आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब बेली रिफ्यूज टू। यहां पर मैंने बताया था बेलमेंट के चैप्टर में कि एक बेलर होता है, एक बेली होता है। बेलर जो होता है ओनर ऑफ द गुड्स होते हैं। आइए, द बेली रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स क्लेमिंग पेमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट राइट्स डज द बेली हैव। बेली के पास क्या अधिकार होंगे उसके बारे में समझेंगे बच्चे। अब बेली रिफ्यूजेस टू, क्या बेली यहां पर रिफ्यूज कर सकता है टू रिटर्न द क्लेमिंग पेमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट? अब बेली रिफ्यूजेस टू रिटर्न गुड्स क्लेमिंग पेमेंट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट राइट्स डज बेली है? बेली के पास क्या अधिकार होते हैं? अब बेली हैज राइट टू रिटेन द गुड्स,
यहां पर बेली जो है क्या कर सकते हैं, गुड्स को रिटेन कर सकता, अपने कब्जा में रख सकता, होल्ड कर सकता है अंटिल द पेमेंट इज मेड, जब तक उसे पेमेंट नहीं मिलता बच्चे और सर्विसेज नहीं मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको होल्ड कर सकता है, रिटेन कर सकता है गुड्स को। और एक्सपेंसेस इनकर्ड द कोर्स ऑफ बेलमेंट, जो भी एक्सपेंस हुआ है उस सभी को होल्ड कर सकता है, जब तक उसे रिसीव नहीं होता तो गुड्स को होल्ड कर सकता है। अब द बेली हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल पेमेंट इज मेड फॉर द सर्विसेज और एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कोर्स ऑफ द बेलमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूजेज परफॉर्मेंस। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ये ट्रू है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन द अनफोर्सीन events make performance impossible such as change in law and excuses both of the parties from the legal obligations। बिल्कुल सही बात है बच्चे। चलिए, delegation of performance is prohibited unless specific, यानी delegation of परफॉर्मेंस इज प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफाइड। क्या ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ट्रू है। परफॉर्मेंस कैन बी डेलीगेटेड अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक अदरवाइज। बिल्कुल सही बात है। जहां पर मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है तो उसे हम ट्रांसफर या डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी को हम कर सकते हैं, इसलिए बताया गया परफॉर्मेंस कैन बी डेलीगेटेड अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अदरवाइज, स्पेशली इफ पर्सनल स्किल्स और ट्रस्ट इज इन्वॉल्व। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। आइए बच्चे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होता है बच्चे? अ कंटिन्यूइंग गारंटी कवर्स सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस सच एज इन अ लोन अग्रीमेंट विद पीरियोडिक पेमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। जब आप लोन लेते हो एक कंटिन्यू गारंटी होती है कि इतने टेन्योर में आपको पे करना है, तो इस चीज को समझना है। चलिए उसके बाद अगर बात करें बच्चे, चलिए हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर का कुछ हम लोग और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर, तो एक होता गुड्स और एक होता ओनरशिप। बच्चे इस बात को समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है। मैंने अगर डिटेल्स अगर आपको लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल पे जाकर के जरूर उसको देखिए, समझिए। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर का सीरीज है, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो डिफाइन द टर्म्स ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स के बारे में समझेंगे सबसे पहले एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड ओनरशिप। द गुड्स रेफर्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स रेफर टू मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूड किया जाता है एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। दिस इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स। बच्चे ध्यान रखेंगे, गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूड नहीं करोगे, इसमें क्या इंक्लूड करोगे? तो टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम को इंक्लूड करोगे। समझ में आ गया? डिस्कस द राइट्स ऑफ लियन अवेलेबल टू अनपेड सेलर। बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट ऑफ लियन अवेलेबल टू अनपेड सेलर। तो यहां पर क्या राइट ऑफ लियन अवेलेबल होगा अनपेड सेलर के पास? तो आइए, द अनपेड सेलर हैज राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। बच्चे यहां पर ध्यान रखिएगा, अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि रिटेन कर सकता है पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट इज मेड इवन दे हैव बीन सोल्ड टू अनदर पार्टी। जब तक इन्हें ये पेमेंट नहीं मिल जाता है बच्चे, गुड्स को होल्ड करने का, पोजीशन में रोकने का अधिकार इनके पास होता है। किसके पास? अनपेड सेलर के पास। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? चलिए हम लोग बात करते हैं एन एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफॉर्म इनटू शेल अंडर सर्टेन कंडीशंस डिस्कस विथ एग्जांपल। एन एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफॉर्म इनटू सेल। तो चलिए, एन एग्रीमेंट मैंने बताया था कि एग्रीमेंट टू सेल और एक होता सेल, यानी ये मार्कर को मैंने आपको सेल आउट करा, आपसे मैंने पेमेंट लिया, यानी ये सेम टाइम पे हो रहा है। मैं कह सकता हूं ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट हुआ है। तो यहां पर क्या हो सकता है बच्चे? ये सेल का हिस्सा बन सकता है। बट ये गुड्स फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाला है और पेमेंट आप फ्यूचर में करोगे। ये क्या बनते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। An agreement to sell becomes a sale when ownership of the goods is transferred to buyer। ध्यान रखिएगा बच्चे, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल अगर सेल बनता है कब? जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर। जब बायर को ओनरशिप का मतलब प्रॉपर्टी की बात करी जाती है बच्चे, ट्रांसपोर्ट इन। फॉर इंस्टेंट, इफ अ कार इज अग्रीड टू बी सोल्ड बट द
पेमेंट इज मेड द अग्रीमेंट बिकम्स सेल, तो ये क्या बन जाता है बच्चे, एग्रीमेंट जो बन जाता है सेल का हिस्सा बन जाता है। समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद वाई इज इट नेसेसरी टू डिटरमाइन व्हेन द ओनरशिप पासिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बात को, यहां पर ओनरशिप जिसके पास है वहां पर अधिकार भी उसी का होता है, और वहां पर कोई भी लॉस होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होगा। तो वाई इज इट नेसेसरी टू डिटरमाइन ओनरशिप पासिस, ध्यान रखिएगा ओनरशिप जिसका होता है रिस्क उसी का होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ओनरशिप ट्रांसफर डिटरमाइनिंग द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गुड्स, ध्यान रखिएगा ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ओनरशिप की बात करें बच्चे तो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर डिटरमाइन द रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है गुड्स को। इफ द ओनरशिप पासिस द बायर एज्यूम द रिस्क, बच्चा यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो चुका है तो रिस्क किसका होगा, बायर का होगा। एक्सप्लेन द राइट ऑफ रीसेल, एक्सप्लेन द राइट ऑफ रीसेल अवेलेबल टू an unpaid seller, एक्सप्लेन द राइट ऑफ रीसेल अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर। आइए, इफ द बायर डिफॉल्ट्स, अगर बायर डिफॉल्ट्स होता है, अनपेड सेलर हैज राइट टू रीसेल द गुड्स, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी बायर अगर डिफॉल्ट करता है, इन दैट केसेस सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास अधिकार होता है गुड्स को क्या करे, रीसेल करे, आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द बायर। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, बायर को एक रीजनेबल नोटिस देंगे कि मैं इस गुड्स को आगे रीसेल कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल को हम डिस्कस करते हैं। गुड्स आर डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर गुड्स डैमेजेज होती हैं ट्रांजिट के दौरान, हु बियर्स द लॉस इफ ओनरशिप हैज पासिस टू बायर। बच्चे ध्यान रखें गुड्स आर डैमेज, गुड्स डैमेज हो चुका है कहां पर, ट्रांजिट में, और ओनरशिप अभी ट्रांसफर कर दिया है बायर को। इफ द बायर हैज पास टू इफ द ओनरशिप हैज पास्ड टू बायर द बायर बियर्स द लॉस, ध्यान रखिएगा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप जिसका है रिस्क भी वही बियर करेगा। इवन इफ द गुड्स वर डैमेज इन ट्रांजिट, चाहे गुड्स ट्रांजिट में क्यों न लॉस हुआ है, बट ओनरशिप तो पास्ट हो चुका है ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुका है, तो ओनरशिप जिसका है गुड्स का, में रिस्क जो भी होगा इन्वॉल्व उसी का होगा। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्ची लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008 की हम लोग बात करें बच्ची, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एलएलपी का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सवाल ये, हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, एक्सप्लेन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे बच्ची। अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पार्टनर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस विद द लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 इंक्लूडिंग फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस। बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, एक्सप्लेन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पार्टनर responsible for compliances with the legal obligation under the LLP Act 2008 including filing annual return, maintaining फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। ये व्यक्ति कौन कहलाते हैं बच्चे, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। हमें ये बताइए क्या प्रोसीजर होता है जब आप एलएलपी से, जब आप कन्वर्ट करते हो एक पार्टनरशिप को एलएलपी में, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है बच्चे, इनके बारे में समझेंगे। द कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व अप्रूवल फ्रॉम द पार्टनर्स। बच्चे ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आप पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, पार्टनर से। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, बिल्कुल सही बात है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एंड सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड एलएलपी अग्रीमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला सवाल आपके सामने है, डिस्कस द टैक्सेशन framework for LLPs in India. The LLPs are taxed similarly to companies but exempt from dividend distribution tax. They are taxed on profits and partners' income is subject to tax based on their shares. चलिए
आगे बात करेंगे बच्चे उसके बाद एलएलपी कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप डिस्कस। बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जामिनेशन के बन सकते हैं कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनीज। दोनों को मिक्स करके एक फ्लेक्सिबल फॉर्म में जो पार्टनरशिप बनाया जाता है हम उसको एलएलपी बोलते हैं बच्चे। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में डिस्कस करिए। एलएलपी कंबाइंस विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान रखना है, एलएलपीज कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ensuring personal asset protection while maintaining operational flexibilities। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम एलएलपी बोलते हैं। तो LLPs combine the flexibility of partnership with the limited liability of a companies ensure पर्सनल एसेट प्रोटेक्शन while maintaining the operational flexibility। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने है, हाउ द ऑडिटर्स अपॉइंटेड इन एलएलपी। किस तरह से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बच्चे एलएलपी में। तो चलिए, ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय द पार्टनर्स। यहां पर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है पार्टनर, ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स थ्रू रिजोल्यूशंस एंड अदर ड्यूटीज इंक्लूडिंग ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली। बिल्कुल सही बात है, ये पार्टनर के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, डिस्क्राइब द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व अप्लाइंग to the registrar with the required document including LLP agreement and name approval and पार्टनर्स डिटेल। तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर एलएलपी को आप रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। क्लियर है, पॉइंट्स समझ में आ गया, क्लियर है बच्चे। चलिए तो इस तरह से मैंने आपको चीजों को समझाया, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे, कोई भी अगर आपका सवाल होता है, कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज कराया था बच्चे, और इस तरह से आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।